हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं नए चैप्टर के साथ गॉस का प्रमेय। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देखते हुए हम चलेंगे। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबसे पहले वो है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो इसमें पहला अनुप्रयोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम देखते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर में ये हर बार पूछा जाता है। बात क्लियर है? तो देखिए क्या दिया है, अनंत लंबाई का आवेशित तार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का आवेशित तार ले लेंगे। क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का आवेशित तार ले लेंगे। इस तार पर समान रूप से आवेश वितरित कर देंगे। क्या करेंगे, इस तार पर समान रूप से आवेश को वितरित कर देंगे। क्लियर है? इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात क्लियर है? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई हम मान लेंगे क्या है, स्मॉल l है। क्या है? l है। इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। क्लियर है? चलिए, अब माने में क्या लिखना है उसको देख लेंगे। पहले लिखेंगे माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार, इसका नाम हम कुछ दे देंगे x और ये y। आवेशित तार x y है। क्या है? x y, जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है? इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बात क्लियर हो बेटा? हमने क्या माना एक अनंत लंबाई का एक आवेशित तार x y है, जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? ये हो गया माना। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, जिसकी लंबाई कितनी है, l है। बिंदु
पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एल लंबाई का स्मॉल एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं बात क्लियर है। एक एल लंबाई का हमने क्या किया, गॉसियन पृष्ठ की रचना किया, ठीक है, जो बिंदु P से होकर गुजरता है, जो बिंदु P से होकर गुजरता है। ये बात बेटा क्लियर हुई, इतना आपका माना हो गया। अब ये एक बिंदु है तो इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल हम मान लेंगे क्या है, ds। क्या है, ds। और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानेंगे, E मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, E। इस बिंदु P का क्षेत्रफल ds तथा इस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। बिंदु P का क्षेत्रफल मान लेंगे ds तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जो क्षेत्रफल की दिशा में है, जो क्षेत्रफल की दिशा में है। बात क्लियर हुई बेटा, एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। मानेंगे क्या, सबसे पहले मानेंगे अनंत लंबाई का एक तार है। क्या नाम ने तार दिया, नाम x और y। अनंत लंबाई का एक तार x y है जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जिसकी लंबाई L है। यह गॉसियन पृष्ठ इस बिंदु P से होकर गुजरता है। क्लियर है। इस बिंदु P का क्षेत्रफल ds तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस ds के क्या है, दिशा में है। ये एक ही दिशा में, देखिए लिखा है ds तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है जो क्षेत्रफल की दिशा में है। बात क्लियर हुई। अब ये हमारा हो गया मान। अब इसका क्या करेंगे, व्यंजक का मतलब प्राप्त करेंगे। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए इस यहाँ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वो अब फाइंड करेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
फ्लक्स। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा। अर्थात मान लेंगे क्या है, डी फाई। क्या है, डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में है तो ये हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds। क्लियर है, एक ही दिशा में उपस्थित है वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds। आपने पढ़ा है 11th क्लास में, लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। तो देखिए ए के प्लेस पर यहाँ क्या दिया गया है, वेक्टर ई, और बी के प्लेस पर दिया गया है वेक्टर ds। क्लियर है, तो देखिए यहाँ इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, तो इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई के प्लेस पर हो जाएगा, ई के प्लेस पर हमारा क्या हो जाएगा, ई के प्लेस पर हो जाएगा, ए के प्लेस पर हो जाएगा ई। तो यहाँ देखिए देखिए ये हो जाएगा हमारा ई इंटू बी की जगह ds, तो ये हो जाएगा ds और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये बात क्लियर हुई। और देखिए जब ये ds मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds एक ही दिशा में है तो एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री। तो एंगल क्या होगा इसमें, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई ds कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बेटा कितनी होती है, लिखेंगे कुछ, चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसके प्लस पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात 1। तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी एस इंटू 1। तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी एस। क्लियर है बात। पूर्ण पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या मान लेंगे, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई। फाई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, डी फाई की वैल्यू ने फाइंड किया, क्या था, ई इंटू डी एस। क्लियर है, ई आपका कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो देखिए एच की जगह यहाँ क्या है, एल है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर एल। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। तो डी एस के प्लेस पे क्या रख देंगे, 2 पाई आर एल। तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ई की वैल्यू फाइंड कर लो, ई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, फाई अपान 2 पाई आर एल। क्लियर है। अब क्या करेंगे, गॉस का नियम लगा देंगे। गॉस का नियम क्या होता है, फाई इक्वल टू होता क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इधर देख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि फाई इक्वल टू हमारा होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ फाई है वहाँ क्या रखेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ फाई के प्लेस पर रख दो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होल अपान 2 पाई आर एल। ये आपका अपान में इधर आ जाए, इंटू में हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम साथ में लिख देते हैं, फिर ये हो जाएगा आर एल। बात क्लियर है, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। ठीक है, अब हम जानेंगे, ये हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, किस पर, इस बिंदु पर। सब इस तार के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। रैखिक घनत्व पदों में अगर आपको देखना है तो उसके पदों में देख लेते हैं, उसको भी प्रूव कर देते हैं। चलिए
लिखेंगे चूंकि रैखिक आवेश घनत्व को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा इक्वल टू होता है Q अपान L। तो रैखिक आवेश घनत्व की डिफिनेशन भी जान लेते हैं। देखिए L क्या हमारी लंबाई है, Q क्या आवेश है, तो एक ही L है, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व। अब इससे Q की वैल्यू निकाल लेंगे। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, L लेमडा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके पान में 1 होता है, Q को 1 से करेंगे Q आ जाए, L को लेमडा से करेंगे L लेमडा हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ Q का मान रख देंगे, देखिए Q का मान इसमें रख देंगे। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू Q की जगह क्या लिखेंगे, L लेमडा अपान ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RL। देखिए L से L हमारा ये कैंसिल, तो E बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। बात क्लियर है। ये फार्मूला हो गया आपका रैखिक आवेश घनत्व के पदों में, ये हो गया। ठीक है, इसी को हम और भी लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान R, लेमडा अपान R। बात क्लियर है। एक इस पदों में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस लेमडा रैखिक आवेश घनत्व के समानुपाती होगा, और तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये हमारा कांस्टेंट है। इसको अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे E प्रोपोर्शनल लेमडा और तथा E प्रोपोर्शनल 1 अपान R। बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उपस्थित आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती तथा तार से बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से हम इस एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक अनंत समतल चादर बना लेंगे जो हम पहले से बना रखे हुए। एक अनंत समतल चादर A, B, C और D है। ठीक है, एक अनंत समतल चादर A, B, C, D है, जिस पर हमने क्या किया, समान रूप से आवेश वितरित कर दिया। क्लियर है। इस समतल चादर के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी प्रकार समतल चादर के दूसरी ओर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु Q स्थित है, जिस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, रचना करेंगे। इस बिंदु P और Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो बिंदु P तथा Q से होकर गुजरता है। बिंदु P का क्षेत्रफल ds तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, बिंदु Q पर Q का क्षेत्रफल ds तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। क्लियर हुई बात। ये माने में लिख देंगे, एक बार बेटा फिर सुन लो माने में क्या लिखना है। माना एक अनंत समतल चादर A, B, C, D है, जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। इस चादर के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिसका क्षेत्रफल ds तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जो एक ही दिशा में है। क्लियर है। इसी प्रकार इस समतल चादर के दूसरी ओर
बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु Q स्थित है जिसका क्षेत्रफल ds तथा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है जो एक ही दिशा में है। क्लियर है बात? बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो बिंदु P तथा Q से होकर गुजरता है। बात क्लियर है बेटा? चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम P बिंदु से होकर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वो हम निकालेंगे। इसी प्रकार Q बिंदु से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वो फाइंड करेंगे। क्लियर है बात? तो लिखेंगे बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना ds है, तो यहाँ सूक्ष्म आपका वैद्युत फ्लक्स भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा d फाई, क्या हो जाएगा d फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर d डॉट वेक्टर ds। क्षेत्रफल क्या है ds, यहाँ भी वेक्टर आप लगा सकते हो। तो आपने पढ़ा इसके पहले वीडियो में बता भी चुके हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू क्या होता है ab cos थीटा। क्या होता है ab cos थीटा। तो देखिए a के प्लेस पर ये a है, a के प्लेस पर e, b के प्लेस पर ds है। तो यहाँ वेक्टर a e वेक्टर ds है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d फाई इक्वल टू e के प्लेस पर a के प्लेस पर e हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा e, b के प्लेस पर ds, ये हो जाएगा ds cos थीटा। अब देखिए थीटा हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये एक ही दिशा में है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। यहाँ लिख देंगे क्योंकि थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ds cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, कितनी होती है 1। तो यहाँ cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ds इंटू 1। डी फाई इक्वल टू ई इंटू ds। क्वेश्चन नंबर इसको हम दे देंगे फर्स्ट। ये बात बेटा क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार बिंदु Q से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। इसी प्रकार बिंदु Q से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा डी फाई डैश। मान लो क्या मान लेंगे डी फाई डैश है। इस बिंदु पर जो वैद्युत फ्लक्स मान लेंगे डी फाई डैश है। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ds। इसके प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं ए बी कोस थीटा, अर्थात ई ds कोस थीटा। ये हो जाएगा ई ds कोस थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू कितनी 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ई ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो डी फाई इक्वल हो जाएगा ई ds इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ई ds। क्वेश्चन नंबर ये दे देंगे हम सेकेंड। ये प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई।
एक बार देख लेते हैं दोबारा क्या दिया। देखिए इस बिंदु, सबसे पहले जानेंगे इस बिंदु से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। इस बिंदु पर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई माना है, तो क्या हो जाएगा ई डी एस। तो वेक्टर ई वेक्टर डी एस। क्लियर है। जब वेक्टर को हटाएंगे तो हमारा ये वेक्टर हटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, बिना सोचे समझे आप ये कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी एक ही दिशा में है तो कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री, तो इसलिए हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा की जगह हो जाए 0 डिग्री। कॉस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई के नहीं आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार इस बिंदु पर भी क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इस बिंदु से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डी फाई डैश। तो डी फाई डैश जैसे उस साइड में था वैसे ई डी एस। देखिए हमने वेक्टर ई वेक्टर डी एस, फिर यही पूरी प्रक्रिया करिए ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देंगे। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 रख दे, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। क्लियर है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या मान लेंगे, फाई। जब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा डी फाई और प्लस डी फाई डैश। क्लियर है। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 1 से डी फाई तथा समीकरण 2 से डी फाई, इसको मान लेंगे डैश है। क्या है, डैश है। डी फाई डैश का मान रखने पर समीकरण 1 से फाई तथा समीकरण 2 से डी फाई डैश का मान रखने पर रख देंगे वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू डी फाई की वैल्यू क्या है, ई डी एस प्लस डी फाई डैश की वैल्यू क्या है, ई डी एस। देखिए सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो फाई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 ई डी एस। बात क्लियर हुई। अब देखिए बेटा, अब 2e ds आ गया तो हमको निकालना क्या है, e की वैल्यू निकालना। तो e अपान में हो जाएगा, जितना इनटू में है इसको e को छोड़ करके वो किस में हो जाएगा, अपान में। तो e की वैल्यू निकालेंगे, e बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई अपान, इनटू में इधर क्या है 2 है, 2 हो गया, इनटू में क्या है ds है, ds हो गया। बात क्लियर है। एक क्वेश्चन नंबर इसको हम दे देंगे 3rd। क्लियर है। अब आपको पता है गॉसियन पृष्ठ, गॉस के नियम से, गॉस का नियम होता क्या है, फाई इक्वल टू क्या होता है, लिखेंगे चूंकि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ फाई वहाँ क्या लिखेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होल अपान 2 ds। क्या हो जाएगा, होल अपान 2 ds। ये अपान में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ds। क्वेश्चन नंबर इसको दे देंगे हम 4। बात क्लियर हुई बेटा। अब आगे हम देखते हैं, ये हमारा हो गया वैद्युत छेद की तीव्रता। अगर आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आपको ये पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए जैसे हमने बताया था रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व लंबाई के बारे में बात होती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व ये क्षेत्रफल के बारे में बात होगी। ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल से, या फिर कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा,
क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्लियर बात? फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? इसको मान लेंगे क्या है? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान डी एस। क्या मान लेंगे? क्यू अपान डी एस। क्लियर है? तो देखिए डी एस आपका आ गया, तो यहाँ क्यू, देखिए यहाँ क्या है? क्यू है। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसके अपान में 1 होता है, क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू, सिग्मा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा डी एस। क्लियर है? क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या करेंगे? क्यू का मान समीकरण 4 में रख देंगे, तब क्या आ जाएगा? E इक्वल टू, यहाँ क्यू के प्लेस पर सिग्मा डी एस अपान क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट डी एस हो जाएगा। अब देखिए डी एस से हमारा डी एस कैंसिल है, क्या बच जाएगा? इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपका रिस्पांस हमको मिलता रहे। थैंक यू।